सुनाते हैं। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। अब तक 23-23.5% मतदान हो चुका है। सर, अगर ईवीएम की बात करें तो कुछ जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी सूचनाएं आई है, कितने कैसे केस आए? नहीं, बहुत ही कम है। जितनी ईवीएम प्रदेश में चुनाव में इस्तेमाल हो रही हैं, उनका 0.5% से भी कम ईवीएम में शिकायत प्राप्त हुई है। जहां पर शिकायत जेन्युइन थी, उनको ईवीएम्स को रिप्लेस कर दिया है चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुन रहे थे आप, किस तरीके से लोगों को अपील करते हुए नजर आए और बताया उन्होंने कि व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त हैं, हर तरीके से शांतिपूर्ण मतदान करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है और वो हो भी रहे हैं। और इसी बीच 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आया, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किस किस सीट पर किस किस का मुकाबला है और कितना कड़ा ये मुकाबला रहने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, और ये हिसार सीट का आंकड़ा है जहां पर रणजीत चौटाला है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो काफी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि इनेलो और जेजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक ही परिवार के एक तरीके से कहें तो तीनों को मैदान में उतारा गया, तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर सीधे तौर पर दिख रहा है। और वहीं कांग्रेस के लिए भी ये काफी अहम हो जाता है। लेकिन कुरुक्षेत्र की जहां बात कर लेते तो कुरुक्षेत्र में भी ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इनेलो की तरफ से खुद अभय सिंह चौटाला यहां पर मैदान में उतरे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन अब सांसद के लिए भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए काफी अहम हो जाता है। सोनीपत की जहां पर बात करते हैं, सोनीपत का मुकाबला भी काफी अहम यहां पर हो जाता है, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी यहां पर कांग्रेस से हैं, मोहनलाल बडोली यहां पर बीजेपी से हैं, अनूप दहिया यहां पर इनेलो से है और भूपेंद्र मलिक जेजेपी से मैदान में है। तो काफी दिलचस्प और अहम ये मुकाबला देखने के लिए होगा, क्योंकि लगातार वोटिंग सुबह से ही जारी है। अंबाला में भी ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बंतो कटारिया पर भरोसा इस बार बीजेपी ने जताया है। तो वहीं बाकी जगहों से भी, यानी अन्य दलों के भी काफी कद्दावर नेता और प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो काफी अहम ये मुकाबला रहने वाला है। वरुण मुलाना उतरे हैं कांग्रेस से। तो ये पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे और यहां पर लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए थे कि आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपके पास मौका आता है जहां पर आप अपने मत का प्रयोग करके 5 साल के लिए अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। और गेस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सभी लोग बने हुए हैं। रिंपल सोही जी आपके पास आते हुए, आपके पास लौटूंगी, लेकिन कृष्ण कुटेल आपके पास पहले आना चाहूंगी। कृष्ण कुटेल जी, काफी अहम हो जाता है कुरुक्षेत्र का मुकाबला, एक तरीके से त्रिकोणीय कहें या चारों सीटों पर काफी मजबूत कैंडिडेट यहां पर है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है और वो देखा भी जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो नवीन जिंदल ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार छठे चरण में सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक हैं और कांग्रेस के समय में उनके जीत का रिकॉर्ड भी रहा है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला देखते हैं? कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है। हेलो, बिल्कुल अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए, कुरुक्षेत्र चुनाव जो है कि बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर एक ही दो पूंजीपति और एक ईशान का मेरे वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। ये चुनाव वहां पर जो है कि जो लड़ा जा रहा, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कुटेल साहब, आपकी आवाज में काफी तकनीकी खामी आ रही है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिंपल जी आपके पास लौटूंगी। और सवाल मेरा उसी सीट को लेकर के है कि कुरुक्षेत्र काफी अहम सीट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो है जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनकी तरफ से जो है उनको उतारा गया है, सुशील गुप्ता को। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ सुशील गुप्ता है, दूसरी तरफ नवीन जिंदल है, तीसरी तरफ अभय चौटाला है और चौथी तरफ आपके पालाराम सैनी जी हैं। तो कितनी टक्कर ये दे पाएंगे, क्योंकि बाकी दल कहते हैं कि जेजेपी एक तरीके से वोट काटू पार्टी है। तो आपको कितना भरोसा है इस सीट पर और अपने प्रत्याशी पर? देखिए, सबसे पहले तो देखिए इस बात का जवाब कि जेजेपी वोट काटू पार्टी नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये किस तरह से ये बातें कही जा रही हैं और किन की तरफ से कही जा रही हैं।
कांग्रेस और बीजेपी हम जानते हैं कि फिक्स्ड मैच खेल रही है। INLD को अभी तक बीजेपी भी इस बात को कहती है लगातार वोट काटू पार्टी है। हाँ, सुनिए ज्योति, ये लोग वो लोग कह रहे हैं जो अपने आपस में जो है अपने बड़े नेताओं के खिलाफ फिक्स मैच खेलते हैं। तो ये फिक्स मैच खेलने वाले और कांग्रेस वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बुरी तरह से पिछड़ रही है हरियाणा में, क्योंकि आपस में ही इनकी इतनी लड़ाई है, वो हमें वोट काटने की बात कर रहे हैं। रीजनल पार्टी है, हम मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि नई पार्टी है। लोकसभा चुनाव में ये सिर्फ हमारा दूसरा लोकसभा चुनाव है, ये सब मानते हैं। पर मैं इसीलिए ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले बीजेपी कहाँ थी और उससे पहले INLD कहाँ थी या कांग्रेस कहाँ थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें वोट काटू पार्टी कहने से पहले ये लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं छापते हैं। जेजेपी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर की ये बेइज्जती है ये कह देना कि वोट काटने की पार्टी है ये। हमारा कार्यकर्ता जीतने के लिए पूरी मेहनत लगा रहा है। हमारा कार्यकर्ता हमारी लीडर्स के साथ हर दिन खड़ा है। इस गर्मी में, इस तरह के एनवायरनमेंट में जो हमारा कार्यकर्ता एक एक दिन हमारे साथ खड़ा है और हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, रैलीज में गए हैं, ये उनकी बेइज्जती है मेरा मानना है। और जो लोग हमें वोट कर रहे हैं, हमें वोट करने वाले हैं, उनकी बेइज्जती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हमें वोट करते हैं वो इसलिए वोट करते हैं ताकि हम दूसरों की वोट काटें? इसलिए कौन किसी को वोट करता है? हर कैंडिडेट जो खड़ा होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है। हर पार्टी जो है वो इसीलिए अपना कैंडिडेट उतारती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी ये कोई मजाक नहीं है कोई भी इलेक्शन लड़ना। जो भी कोई आज तक इलेक्शन में खड़ा हुआ है या इलेक्शन में एज अ कार्यकर्ता काम किया है, उसको ये पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। सिर्फ दूसरे का वोट काटने के लिए नहीं कोई लड़ता है ज्योति। जो भी कोई खड़ा होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है। पार्टी भी कैंडिडेट जीतने वाला उतारती है और वो वैसा कैंडिडेट हमने कुरुक्षेत्र में दिया। देखिए कितनी सीटों पर भरोसा जता रहे रिंपल सोई जी? क्या लग रहा है कितनी सीटों पर भरोसा जता रहे हैं इस बार? हाँ, उससे पहले मैं कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र में हमने एक लोकल कैंडिडेट उतारा है। वो कैंडिडेट जिसकी खुद की वोट उस एरिया से है। हम ऐसा कैंडिडेट नहीं, हम हेलीकॉप्टर कैंडिडेट नहीं उतारते हैं या हम ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। ये उस तरह की पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता को भी हम सीट दे देते हैं और वो भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है, क्योंकि हम अपनी जनता के ऊपर और कार्यकर्ता के भरोसे पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये कह देना कि किसी पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, नवीन जिंदल जी के पास पैसा होगा, पर जनता भी ये जानती है कि कुल मिला के 5 बार भी उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है पार्लियामेंट में। उनके पास पैसा होगा पर पैसे से लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, वहां जाके लोगों की आवाज उठानी पड़ती है, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। चाहे वो उस समय ऑपोजिशन में थे, पर ऑपोजिशन में रहने के बावजूद भी आप बहुत काम कर सकते हैं। आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, आप अपना जो संसद विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। तो सिर्फ ये कह देना कि बड़े नाम है, बहुत पैसा है, ऐसे नहीं जीती जाती है इलेक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात। कुटेल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, रिंपल जी रोकूंगी। कुटेल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुटेल साहब, जेजेपी का कहना है कि ये बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी सीट है जिस बार छठे चरण में जो सबसे अमीर प्रत्याशी है, करोड़पति प्रत्याशी जो है, उनमें से टॉप 3 में जो है टॉप 2 तो यहीं पर लड़ रहे हैं। पहले नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पर जो वो यहीं से लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। तो ऐसे में आपके लिए मुकाबला कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेजेपी का कहना है कि ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कौन लोगों के बीच पहुंच रहा है, कौन लोगों को सुन रहा है, कौन लोगों के मुद्दे संसद तक पहुंचाने के लिए ज्यादा गंभीर है, जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? ज्योति जी, आपने देखा होगा कि जनता के जो मुद्दे उठाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है, और आज कुरुक्षेत्र के मैदान में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, और यहाँ पर जो है कि 2 पूंजीपति और एक किसान का मेरे वर्ग की लड़ाई कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जनता जो है कि इन पूंजीपतियों को सबक सिखाने का काम करेंगी, क्योंकि ये लोग पैसे के बल के ऊपर सत्ता को जो है कि हथियाना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है कि इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि जनता जो है अच्छी प्रकार से इन लोगों के बारे में वो समझ चुकी है। रही बात
यहाँ पर जो गठबंधन का जो कैंडिडेट है यहाँ पर, वो तो बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। और नवीन जिंदल जी के बारे में जनता जानती है, पीछे भी एक ही कुरुक्षेत्र छोड़ करके ये भाग गया। क्यों भागा? यानी कोयला का मामला जो है कि उनके ऊपर आया है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है कि आज जनता के बीच में है, और यहाँ पर जो है कि किसानी का वोट है और बड़ी मजबूती के साथ जो है, और जैसे जनता के जो मुद्दे उठाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है, वैसे ही जनता के बीच के अंदर अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, वैसे ही लोकसभा के अंदर जो है कि आपकी आवाज को उठाने का काम जो है कि वो किया जाएगा। और आज जो भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति है कुरुक्षेत्र के अंदर है, सब जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है, जनता अभय जी चौटाला जी के साथ है। और ये चुनाव जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निश्चित तौर पर जो है कि वो जीतने का काम करेंगे। ठीक है कुटेल साहब, माफ कीजिएगा, वत्स साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। इनेलो कहती है कि अभय सिंह चौटाला सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, उन्होंने किसानों के लिए काम किया था, किसानों के हक में बात की थी, तो इसलिए कुरुक्षेत्र तो उन्हीं के पल्ले में जाने वाला है। वहीं जेजेपी कहती है कि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लोगों के मुद्दे को जो सामने रखे, जो गंभीर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आपके गठबंधन का प्रत्याशी भी यहाँ पर है, जिस पर बार बार आरोप लगते हैं कि बाहरी कैंडिडेट उतार दिया, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के वो हमारे गठबंधन के आम आदमी पार्टी ने सोच समझकर अपने कैंडिडेट को उतारा है। क्यों उनको उतारा है, इसका जवाब आम आदमी पार्टी ज्यादा से दे पाएगी। हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन ये जो फैसला है किस प्रत्याशी को किस सीट पर उतारना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और जो क्योंकि ये जो छठा चरण है वत्स साहब, ये जो छठा चरण है, इसमें मात्र 5 प्रत्याशी ही आम आदमी पार्टी के हैं जो आपके साथ गठबंधन में है। दिल्ली में 4 सीटों पर है और 1 सीट पर यहाँ पर हरियाणा में है, तो इसलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, आप 2 गुजरात की सीट भी भूल रहे हैं, 2 सीट तो वहां पे भी वो लड़ रहे हैं, एक भरूच में है। नहीं, आज के चरण की बात मैं कर रही हूँ, आज के चरण की बात कर रही हूँ। अच्छा जी। देखिए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, ये फैसला जो है ये आम आदमी पार्टी का फैसला है कि वो उन्होंने अपने नहीं तो वोट की अपील तो आप लोग भी कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं सवाल तो मेरा ये है कि जनता कितना भरोसा जताएगी। जी, वोट की अपील हम जरूर कर रहे थे, लेकिन किस प्रत्याशी को उतारना है इसका फैसला पार्टी का अपना खुद का फैसला है। हमारा ये बात है कि आप जो भी किसी भी प्रत्याशी को उतारेंगे, हमारी पार्टी जो है इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। हमारा जो गठबंधन है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, किसी एक विशेष प्रत्याशी के साथ नहीं है कि आप इस प्रत्याशी को उतारिए, आप उसको मत उतारिए। ये पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला है। तो आम आदमी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी, कांग्रेस पार्टी उस प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उसी प्रकार उस चुनाव को लड़ेगी जैसे वहां पर कांग्रेस का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। जेजेपी की प्रवक्ता की जैसे आपने बात करी कि उन्होंने बात करी कि किसी के पास पैसा है किसी का नहीं है, उन्होंने वोट पार्टू पार्टी पर लेकर भी कहा। अब उनको या फिर कोई अन्य जो पार्टी है उनको वोट पार्टू पार्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2019 के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जब अगर उनकी बाई चांस लकीली अगर कुछ उनकी 1-2 सीटें आ जाती हैं तो उसके बाद वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेती हैं। फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो फिर उसके बाद अपना गठबंधन तोड़ लेती है, अकेले चुनाव लड़ती हैं। और अगर उनकी फिर अगर कोई सीट आ जाती है तो फिर वो उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगी। इस वजह से हम उनको वोट पार्टी पार्टी कहते हैं। अगर आपको भाजपा के साथ गठबंधन ही करना है तो आप गठबंधन में चुनाव लड़िए, लेकिन अगर आपको जब सरकार चल रही है तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस वजह से उनकी जो नीयत है, इस वजह से उनकी जो मंशा है, इस पर हम सवाल उठाते हैं। क्यों ऐसी बाकी पार्टीज हैं उन पर ऐसा सवाल नहीं उठता है, क्यों जजपा पर सवाल उठ रहा है? क्योंकि जब उनके पास मौका आता है कि वो तमाम महकमों से पैसा लूटने का काम करे, जनता के साथ छलावा करने के लिए काम करे, उस समय पे वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती चुनाव लड़ने की, उस समय पे वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इस वजह से उनको वोट पार्टी पार्टी कहा जाता है। वो तमाम जितने भी प्रश्न लगाना चाहे कि भैया भाजपा कांग्रेस जो उनके बीच में मैच फिक्सिंग हुई, मुझे ये समझ में नहीं आता भाजपा और कांग्रेस के बीच में मैच फिक्सिंग का आप कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि यानी आप कह रहे हैं कि टारगेट के हिसाब से जो उसके फैसले होते हैं जेजेपी के, इसलिए उसको वोट काटू पार्टी कहा गया है। आप मुझे एक चीज बताइए ना ज्योति जी, आप
अभी एक व्यक्ति को आप बुरा भला कह रही हैं, आप कहती हैं कि भैया आप अकेले चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उसके बाद जैसे ही आप अगर जीत जाती हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी आप बुराई कर रहे थे, उसी के साथ आप गठबंधन कर लिए, तो क्या आपकी नीयत से सवाल उठेगा कि नहीं? आप मुझे एक चीज बताइए। तो जैसे चुनाव आ जाता है आपको महसूस, इसका जवाब जैसे चुनाव आ जाता है आपको लगता है कि आप गठबंधन में नहीं चाहिए, आपको अकेले चुनाव लड़ना ताकि आपकी मैक्सिमम सीटें आ जाए, आप विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा वोटों को काट लें, उस समय पे फिर आप अकेले हो जाते हैं। फिर अगर आपकी सीट आ जाए फिर आप फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे। तो इस वजह से आपकी क्या नीयत से सवाल नहीं उठेगा? ठीक है, रोक रही हूँ यहाँ पर वत्स जी आपको। रिम्पल जी इसका जवाब दीजिए। कारण बता रहे हैं वो कि क्यों ये वो कहते हैं वोट काटो पार्टी। जी, सबसे पहले तो वत्स जी ने सबसे बड़ी बात कही जिसका मैं खंडन करना चाहती हूँ। इन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसका कैटेगोरिकली हमारे लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है, आपको शायद ना पता हो। तो रिम्पल जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद से लौटूंगी रिम्पल जी आपके पास। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सामने आ रही है 12 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। 58 सीटों की पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा का मुकाबला काफी अहम हो जाता है। हरियाणा में 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 29.5% मतदान हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ में हुआ है 29% मतदान। तो सिरसा में 28.5, रोहतक में 27.2% मतदान हुआ है। सोनीपत की बात कर लेते हैं, 26.1% यहां पर मतदान हुआ है। वहीं हिसार में 27.8% मतदान हुआ है। गुरुग्राम की अगर बात कर लेते हैं तो 25.5%, करनाल में 26.4% मतदान हुआ है। अंबाला की जहां बात करते हैं 27.3% मतदान यहां पर हुआ है, यानी वोटिंग परसेंटेज इतना पहुंच गया है। फरीदाबाद में सबसे कम अभी तक हुआ है, 23.7% मतदान यहां पर हुआ है। वहीं करनाल उपचुनाव के लिए अगर बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव मैदान में है, 23.1% मतदान यहां पर हुआ है। तो काफी अहम और काफी दिलचस्प आंकड़े होते हैं वोटिंग परसेंटेज के, जहां टारगेट 75% के पार है। तो ऐसे में ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो पल पल की तस्वीर बताता है कि आगे होने क्या वाला है, किस तरीके से लोग रुचि रख रहे हैं मतदान में। तो 12 बजे तक का अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया है, 29.5%, यानी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं 12 बजे तक। हालांकि अगर ओवरऑल ये आंकड़ा देखा जाए तो 29-30 के आसपास अभी भी कम है, लेकिन फिर भी दिख रहे हैं भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग मत का प्रयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बड़ा और सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का दे रहे हैं चुनावी परसेंटेज के लिहाज से कि कितने लोग मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो पहुंचा है वो कुरुक्षेत्र में पहुंचा है 29.5। उसके बाद से भिवानी महेंद्रगढ़ में 29% मत का प्रयोग यहां पर लोग कर चुके हैं। तो तस्वीरें भी खास आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बड़े बड़े नेता भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो अपील जरूर कर रहे हैं। और यही अपील हमारी तरफ से भी आप सभी को की जा रही है कि अगर आपके मत का प्रयोग आज होना है तो निश्चित तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक ही बार आपके पास ये मौका आता है जब आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, जो आपकी बात संसद में रख सके, जो आपके मुद्दों को सामने रख सके, ऐसे प्रत्याशी चुनने का मौका आपके पास होता है। तो इस जो मौके को है गवाए नहीं। यदि किसी के मन में कोई नाराजगी भी है तो भी वो वहां पर जाकर के उस तरीके से जिताए, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें, ये बार बार कहा जा रहा है। तो बढ़ेंगे चर्चा में आगे, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपल जी, आपको मैंने बीच में रोका था, अपनी बात आप पूरी कर सकती हैं। जी ज्योति, सबसे पहले ये कि हमारे लीडर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जा चुकी है, कैटेगोरिकली ये कहा जा चुका है नेशनल न्यूज पे भी कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और इस समय ये कह देना इनकी तरफ से कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ये लोगों को भटकाने की बात है। और इस टाइम पे जब वोटिंग चल रही है ऐसी बात कह देना ये निंदनीय है और आप भटका रहे हैं लोगों को। इसके बावजूद कि हम लोग पहले से ही ये बात क्लैरिफाई कर चुके हैं और जिस वजह से सरकार में हमने अपनी हिस्सेदारी छोड़ी, क्यों हम अलग हुए, उसकी वजह भी हम लोगों के बीच में जाके बता चुके हैं कि हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। वो जो सीट शेयरिंग थी उसका अच्छे से बीजेपी के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठा, तो उसी वजह से हमने ये जो है सरकार छोड़ी है।
तो क्योंकि एक बात ये भी है कि आगे जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड हम ये नहीं रखना चाहते हैं कि हम सरकार में हिस्सेदार हैं और हिस्सेदारी के तहत हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं था। हम ये अच्छी बात है हमारे लिए। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन रहा है कि हम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। कई बार हम चर्चा कर भी चुके हैं अपने डिबेट्स में, हर बार अलग अलग कारण निकल करके सामने आते हैं। कभी आप कहते हैं किसानों की वजह से अलग हुए, कभी आप कहते हैं हमारी बातें नहीं मानी उस वजह से अलग हुए, कभी कहते हैं सीएम पद का ऑफर दिया, तो तमाम अलग अलग बातें सामने आती है। इसमें जनता भी कंफ्यूज होती है कि आखिर कारण क्या था। कारण साफ था ज्योति जी, मैंने आज तक हर एक डिबेट में यही कारण बताया है। सीट शेयरिंग की बात है और हमारे लीडर्स भी वादा नहीं कहते आए हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा था और सीट शेयरिंग पे तालमेल नहीं बैठा, नहीं हो पाई अलायंस। और आप ही के जो दूसरे प्रवक्ता आते हैं वो कहते हैं कि किसानों के पेंशन की बात नहीं बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं बनी और वो सारी तमाम चीजों में बात बिगड़ गई। सुनिए, जो दूसरी ओल्ड पेंशन की ओल्ड एज पेंशन की बात जरूर है कि जब हमारी जो हम सीट चाहते थे उस पर नहीं जब तालमेल बैठा, उसके बाद एक लास्ट डिच एफर्ट था कि अगर आप जो ओल्ड एज पेंशन है उसको 5100 कर देते हैं तो भी हम, तब ये नहीं था कि हम इलेक्शन में उनके साथ लड़ते, तब ये था कि हम इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे फिर, क्योंकि 5100 अगर आप दे देते हैं तो हमारी तरफ से और कोई मांग नहीं है। तब ये बात हुई। चलिए ठीक। तो अब जहां तक अलायंस में लड़ने या ना लड़ने की बात है वो ये है। और दूसरी बात ये कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो हमेशा से ही लोगों के हक की बात ज्यादा अच्छे से करती आई हैं, क्योंकि वो जाके पार्लियामेंट में चुप्पी नहीं साध लेती हैं। हमारा जो कैंडिडेट होगा वो पार्लियामेंट में बोलेगा, क्योंकि उसको ये डर नहीं होगा कि मुझे कांग्रेस को खुश करना है या मुझे बीजेपी को खुश करना है। हमारा कैंडिडेट अगर वो पिछले 10 साल का भी रिपोर्ट कार्ड दिखा लें, 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, तो आप देखेंगे कि किन एमपीज ने सबसे ज्यादा जो चर्चा की है पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज्यादा जिनने सवाल उठाए हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टी से मिलेंगे। कांग्रेस और भाजपा के जो है, भाजपा तो किसी को सरकार में है तो इसलिए नहीं बोल पाती है, और कांग्रेस के जो है वो किसी न किसी वजह से या तो वॉकआउट कर जाते थे या तो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते थे, किसी भी वजह से। तो अब ये देखेंगे कि रीजनल पार्टीज का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है इस मामले में। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वैशाली जी सुन रही हैं सभी को। वैशाली जी, वोट परसेंटेज भी हमने आपको बताया 12 बजे तक का, सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में है, 30 के आसपास है, 29.5 के आसपास। तो ऐसे में ये अच्छी बात भी है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन चिंताजनक भी है कि जहां लगातार अपील की जा रही है, 1977 में 73-73% मतदान हुआ था, उसके बाद से अभी तक ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया है और इस बार लक्ष्य रखा गया 75% के पार का। तो ऐसे में 12 बजे तक मात्र 30% भी वोटिंग ना होना चिंताजनक तो है, क्या लगता है? इसको ज्योति जी चिंताजनक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लेकिन सोचने वाला विषय तो है ना। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, शायद आपका कॉल कट हो गया, आपकी आवाज आ रही है। चिंता भी नहीं कहेंगे ज्योति जी, और क्योंकि ये समय जो होता है, कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनका घर का काम का भी ये समय होता है और वो सोचती है कि भाई किसी तरह से अपने काम से निवृत्त होकर हम 10, 11, 12 बजे के आसपास बीच में भीड़ भी नहीं होगी, उस समय हम जाकर वोटिंग कराएंगे। तो अभी शाम तक का समय हमारे पास है और 75 का जो हमने लिया है, ये 75 मुझे लगता है कि ये 80 तक इस बार जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जैसे ही हरियाणा में मोदी जी के दौरे हुए, मोदी जी की रैलियां हुई, मोदी जी से जनता कनेक्ट हुई, तो उनमें रुझान बढ़ा है। उन्होंने अपने मत के अधिकार को समझा है, उन्होंने इस मत की वोट की कीमत को समझा है कि एक वोट की कीमत क्या है और एक वोट से किस तरह से हम फैसले लेने लायक बनते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत करते हैं, अपने देश को मजबूत करते हैं, अपनी मातृभूमि को मजबूत करते हैं। और आज अगर हम इस एक वोट को आलस के चलते, किसी भी अनदेखी के चलते नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास 5 साल तक उंगली उठाने का कोई मौका नहीं होगा, हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते और अपने देश को न जाने कितने वर्षों तक पीछे पहुंचा देते हैं। आज जो देश ने गति पकड़ी है, इन 10 वर्षों में जो देश की उन्नति में जो गति आई है, वो मोदी जी के प्रयासों से आई है। जनता क्या, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं,
सब इतने उत्साहित हैं। मैं तो कहूंगी कि बुजुर्ग आजकल युवा बन गए हैं। आप देखिए कि मोदी जी इस उम्र में भी कितना काम करते हैं, कितना जनता के लिए, अपने देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने के लिए, अपने देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, अपने देश को मजबूती देने के लिए, कि आज दूसरे देशों में भी हमारे देश का झंडा कितना महत्व रखता है, रक्षा कितनी महत्व रखती है, डिफेंस कितना मजबूत हो गया है। आज जब चारों ओर से लोग बैठे हैं कि किसी तरह से भारत की सरजमी को, भारत पर कब्जा किया जाए, भारत की सरजमी को अपने कंट्रोल में लिया जाए, तो आज जो हमारे, मैं देखती हूँ 90 साल की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो इतने जोश के साथ, सुबह मैं एक आंटी से बात कर रही थी, सुबह सुबह उठ के वो 72 साल की हैं और अपने पूरे घर का काम खत्म करके दिल्ली गई है वोट देने के लिए। हमारे यहाँ पर एक आंटी है, उनके पैर की हड्डियों का ऑपरेशन हुआ है और सब जगह पट्टियां बंधी हुई हैं, उसके बाद भी वो मेरठ से यहाँ पर आई हैं वोट देने के लिए। तो मैंने पूछा, आंटी आप इतनी ऐसी हालत में क्यों आई हो? कह रही कि नहीं बेटा, वोट देना जरूरी है। जब मोदी जी हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम अपनी इस चिंता को, हम अपने स्वास्थ्य को आज के दिन भूल भी सकते हैं। तो मेरी अपील है बुजुर्ग नौजवान भाइयों से कि वो जिस तरह से आज इस देश के बुजुर्ग अपने देश की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए इतना काम कर रहे हैं और मत देने के लिए जा रहे हैं, तो आज हमें भी अपना आलस छोड़ के, जैसे सब लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं कि मूवी देखने जाते हैं और पार्टी के लिए जाते हैं, तो उसी तरह से ये 5 साल में एक पर्व आता है, 5 साल में एक उत्साह का दिन आता है, 5 साल में हम अपने देश के लिए एक दिन निकालते हैं कि एक वोट से हम अपने देश को मजबूती दे सकते हैं। जब विदेशों की भी नजरें इस लोकतंत्र पर टिकी हुई हैं कि क्या फैसला आने वाला है, क्या होगा, किस तरह से जनता देख रही है, किस तरह से भारत की जनता जागरूक हो गई है, किस तरह से भारत की जनता ले रही है कि जब सरकार इतनी मजबूती के साथ काम कर रही है तो जनता भी क्या उतनी जागरूक है। तो आज हम सबको पूरी मजबूती के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ हम सबको वोट करना चाहिए। निश्चित तौर पर वोट करना चाहिए और इसी की अपील लगातार हम भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां की, जागरूकता रैलियां निकाली, प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और राजनीतिक पार्टियों ने रैलियां की ताकि लोग जागरूक हो सके, लोग अपने मत का प्रयोग कर सके, चाहे उनके मन में कोई भी प्रत्याशी हो उसको वो चुनने के लिए पोलिंग बूथ तक जा सके। ये प्रयास पूरा किया गया और इसके लिए इंतजार करना होगा शाम तक का कि किन प्रतिशत कहां तक पहुंचता है। खैर रोकूंगी आपको, यहां पर वत्स साहब लगातार बने हुए। वत्स साहब, काफी दिलचस्प मुकाबला रोहतक सीट पर भी हो जाता है, क्योंकि रोहतक में पिछली बार एक्सपर्ट बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गई, क्योंकि मत का जो प्रतिशत था, मतलब कि जो अंतर था वोटों का, वो बहुत ज्यादा नहीं था। 7-7.5 हजार आसपास वोटों से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे, लेकिन फिर से मैदान में है, विश्वास जता रहे हैं, हालांकि सतर्क इस बार ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से रोहतक सीट पर जाट बनाम गैर जाट का मुकाबला है, फिर से वही 2 प्रत्याशी जो पिछली बार थे। तो क्या लगता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक्सपर्ट्स का कहना था, क्योंकि उससे पहले चुनाव में एक वही सीट बच पाई थी, तो उनको लगता था कि वही जवाब दे रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूं कि 2019 का जो चुनाव था वो एक झूठ के सहारे पे भाजपा ने लड़ा था कि किस प्रकार से वो पुलवामा हमले के सामने इस देश की जनता को राष्ट्र प्रेम के उस नदी में चाहते थे कि सब लोग उसमें बह जाएं, सब लोग राष्ट्र प्रेम की बात करें। लेकिन आज सवाल जनता पूछ रही है कि जिस पुलवामा हमले के नाम पर आप ये चुनाव लड़कर 2019 में आए थे, वो 300 किलो ऑर्डिनेंस इस देश में आया कैसे? आज कैसे आईएसआई को आपने जो है भारत की जमीन पर आने दिया है मोदी जी ने पहली बार? इस चीज का जवाब आज इस देश की जनता मोदी जी से पूछना चाहती है, जिसके बिना पर आप 2019 में चुनाव को जीतकर आज सरकार बना पाए थे। भाजपा के प्रवक्ता ने कई बात की है, जजपा के प्रवक्ता ने भी बात की थी। मैं दोनों की जो बात है उस पर जवाब देना चाहूंगा। जजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जो उनका अगर कोई सांसद बनता है तो वो रीजनल पार्टी होने के नाते मजबूती से संसद भवन में अपनी बात को रखेगा, हरियाणा की बात को रखेगा। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप हरियाणा में जब आपकी गठबंधन की उस पर तर्ज पर सरकार थी, आपने कितनी बार अग्निवीर पर, किसानों के मुद्दे पर, राम रहीम को बार बार पैरोल दी गई थी, इस मुद्दे पर
आपने कितनी बार भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है? आपने किस प्रकार से जब सरकारी कर्मचारियों पर लाठी डंडे चलवाए थे भाजपा की सरकार ने, जिसमें आप भी सहयोगी रहे थे, आपने कितनी बार भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है, उनसे सवाल पूछने का काम किया है? आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स की हमारी बहनें तपती धूप में बैठी रही, उनके अधिकारों के लिए आपने कितनी बार लड़े हो? इस चीज का जवाब जजपा की प्रवक्ता नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने विधानसभा में कितनी बार इन सबके मुद्दों को उठाने का काम किया है। भाजपा की प्रवक्ता ने बात करी थी, हाँ, भाजपा की प्रवक्ता ने बात करी है कि आज जो गति पकड़ी है मतदान में, लोगों ने किस प्रकार से उन्होंने कहानियां बताई कि लोग जब मोदी जी के चेहरे पर वोट देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि मोदी जी के चेहरे पर आप उन्होंने कहा कि जो गति आई है वो मोदी जी की रैली के बाद आई है। मतलब ये बात ये भी स्वीकार करती है कि जब इनके प्रत्याशी जब मैदान में उतरे थे, उनको कोई भी व्यक्ति नहीं चुनना चाहता था, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 1% भी जनता के बीच में नहीं गए हैं। संसद में एक बार भी उन्होंने अपने इस क्षेत्र को लेकर अपनी आवाज नहीं उठाई है। इस वजह से उनके प्रत्याशियों को कोई नहीं चुनना चाहता था, उनको सुनना नहीं चाहता था। इस वजह से वो सभी को दरकिनार करके सिर्फ मोदी जी को चेहरा रखना चाहते हैं। इस वजह से ना ही वो मुद्दों को अहमियत देते हैं, ना ही वो अपनी पार्टी को अहमियत देते हैं, ना ही अपने गठबंधन के सहयोगों को अहमियत देते हैं, किसी को नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को अहमियत देते हैं। उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 के बाद जब से मोदी जी आए गति पकड़ी है। मैं तो मानता हूं कि मोदी जी के राज में अगर इस देश में गति पकड़ी है तो महंगाई की दर से, अगर इस देश में गति पकड़ी है तो किस प्रकार से इस देश पर जो आज कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने इतना कर्ज नहीं लिया जितना एक अकेले मोदी जी ने कर्ज ले लिया था। आज कर्ज के मामले में इस देश में गति पकड़ी, आज इस देश में गति पकड़ी, किस प्रकार से आज जो निवेश है वो कम हुआ, आज इस देश में गति पकड़ी है तो बेरोजगारी के मामले में। आपकी बात को मैं समझ रही हूं, लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, सिर्फ चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, इसी बात को तो बीजेपी वाले हथियार बना रहे हैं। वो हरियाणा में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री हरियाणा में कहते हैं कि एक तरफ आपका जाना समझा परखा नेता है मोदी, दूसरी तरफ कौन है अता पता ही नहीं है, दूसरी तरफ चेहरे का पता ही नहीं है। तो आप किसको चुनेंगे ये आप पर निर्भर करता है। इस बात को तो वो हथियार बनाते हैं। लौटूंगे आपके पास वैशाली जी, लेकिन एक छोटा सा जवाब चाह रही हूं उनसे। जवाब दे देता हूँ जी। ये जो भाजपा के मोदी जी या फिर उनके प्रवक्ता सब लोग नेता आके ये बात कहते हैं कि भैया एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ पता नहीं है। आज वही तो मैंने अपनी बात जब डिबेट की शुरुआत की थी मैंने यही बात कही थी। एक तरफ तानाशाही सरकार है, एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ जनता है, जनता के मुद्दे हैं, 140 करोड़ देशवासी हैं। ठीक है वैशाली जी, जवाब वैशाली जी, जवाब दीजिए वैशाली जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। वैशाली जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आप जवाब दीजिए। लगता है वैशाली जी का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुटेल साहब। कुटेल साहब, सबको आप सुन रहे हैं, सबके अपने मत है, अपने अपने प्रत्याशियों को सब मजबूत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हमारे दावे, हमारे जो मुद्दे हैं जनता के बीच में वो चुनने वाले। तो ऐसे में इनेलो को क्यों चुने जनता, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सवाल हम अक्सर अपनी डिबेट्स में भी पूछते रहते हैं। एक तो आपने अभय चौटाला जी वाला वो दे दिया फैक्टर की, चलिए भाई वो किसानों के हित की सोचते हैं और वही एकमात्र किसानों के हित की सोचते हैं, तो ये फैक्टर हो गया। लेकिन बाकी के मुद्दों को लेकर के क्या सोचे जनता, क्यों चुने जनता उनको? देखिए ज्योति जी, जब हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं तो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश तो इसके बाद वैशाली जी आप ही के पास आ रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। उसको मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि आज चुनाव के अंदर है, और जो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए किसानों के कर्जे माफ करना, बुढ़ापा पेंशन और दूसरा यहाँ पर जो कि बिजली पानी की व्यवस्था करना, ये तमाम कार्य जो कि चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए किए हैं। और जैसा कि अब भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि काले कानून लेकर के आई है, और उन कृषि कानून के विरोध के अंदर जो है कि किसान सड़कों पर थे, और ना तो वहां पर कांग्रेस आई उनको समर्थन करने के लिए, लेकिन एक मात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कि अपने पद से त्याग पत्र दे करके वो किसानों के हक के अंदर जो कि उन्होंने कूदने का काम किया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि किसी भी प्रकार का, चाहे यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम हो, चाहे महंगाई को
की बात हो, चाहे यहाँ के अधिकारी इस पर हमने ले लिया था जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन ठीक है, यहाँ पर रोकूंगी आपको कुटेल साहब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वैशाली जी आप ही के पास लौट रही हूँ, छोटा सा जवाब इनसे ले लूं मैं एक बार। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल वही कुरुक्षेत्र सीट को लेकर के। एक्सपर्ट ये कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमने बातचीत की और एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत की, तो कुरुक्षेत्र सीट को लेकर के वो कहते हैं कि अभय चौटाला अगर मैदान में है, अगर लोग उनको समर्थन करते हैं, तो वो एक तरीके से सुशील गुप्ता के वोटों में बंटने वाली बात हो जाएगी। जो वोट सुशील गुप्ता को जाने वाले थे और वो अभय चौटाला को कुछ आधे आ जाएंगे, तो ऐसे में फायदा बीजेपी को ही बता रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई? नहीं। चलिए ठीक है, आपके साउंड में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वैशाली जी तब तक आप अपना जवाब दे दीजिए। वैशाली जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुटेल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। वैशाली जी आपसे दोबारा जोड़ने का प्रयास। ज्योति जी बोलिए। ठीक है कुटेल साहब, एक बार अपनी बात रख दीजिए आप उसके बाद से वैशाली जी आप पे लौटूंगे। अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो कुटेल साहब अपना जवाब दीजिए। प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कि बम्पर वोटिंग हो रही है, 30% अभी तक जो है कि वहां पर वोटिंग हो चुकी है, तो इसका सीधा मतलब है कि जो वहां का ग्रामीण जो मतदाता है, जो किसान है, मजदूर है, वो जागरूक है और वो जो है कि सरकार के खिलाफ जो है कि वोटिंग करने का काम कर रहा है। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष के अंदर अपनी वोटिंग कर रहा है। जहां पर बम्परिंग वोटिंग होगी तो ये समझ लेना वो सरकार के खिलाफ जो है कि वहां पर वोटिंग हो रही है। और निश्चित तौर पर जो है कि कुरुक्षेत्र की सीट जो है कि वो इनेलो जो है कि वो जीतेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो है कि वो विजय प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वैशाली जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अपनी बात रखिए। जी ज्योति जी, मैं वत्स जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों पर गोलियां चलवा दी और हम सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं, तो ये भूल गए कि किस तरह से संसद पे चलवा दी थी। और ये बात करते हैं देश की, राष्ट्र की। इनको तो राष्ट्र हित की वर्ड्स ही बुरे लगते हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है जिन्होंने कहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये भूल गए ताज हमला किसने करवाया था और किसकी सरकार में हुआ था, किस तरह से जब सरदारों पर गोलियां चलवा दी गई थी और किस तरह से उनको निकाल दिया गया था, किस तरह से कत्लेआम हुआ था, किस तरह के दंगे और किस तरह का माहौल था, चलती ट्रेनों में हादसे हो जाते थे। तो ये सब कुछ भूल गए और सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं। हमारी जो सरकार है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारी जो जनता है, हमारे जो भी, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो मंडल कार्यकर्ता है और चाहे सब ऊपर तक कोई गृह मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, सबके सब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो देश में परिवर्तन लाया है और ला रहे हैं। जो संत व्यक्ति है, जिसे ना ही तो आपकी सोनिया गांधी की तरह कि उन्होंने पूरा कांग्रेस को खत्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बड़ा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने 55 साल के युवा बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप बताइए, क्या वो किसी सूबे के मुखिया बनने लायक भी उनकी नीतियां हैं? कोई विजन उनका है? कोई दूरदर्शिता उनकी सोच में दिखती है? क्या वो सरकार, क्या वो जनता को देंगे? कोई एक उनका कृत्य, कोई एक उनका विचार, कोई एक उनकी कार्यशैली, कोई एक उनका सोच, कोई एक उनकी नीति, कोई एक उनका थॉट प्रोसेस बता दीजिए कि वो जनता में, अगर किसी प्रधानमंत्री तो आप भूल ही जाइए, किसी सूबे के मुखिया भी उनको बना दिया जाता है तो वो किस तरह से जनता का पालन पोषण संरक्षण करेंगे, किस तरह से रक्षा करेंगे? उनको किसी चीज का ज्ञान है जिसपे वो पूरी कांग्रेस के भरोसे हम इस जनता को बलिदान करना चाहती हैं? और रही बात, अगर इन्हें अपनी नीतियों पर, अपने नेता पर इनको इतना विश्वास था, तो आज इन्हें क्या जरूरत है कि सारा विपक्ष सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो गया है? कहां गई वो सपा जो कांग्रेस को चोर बताती थी? कहां गई वो आप जो कांग्रेस को राहुल गांधी को चोर बताती थी? और कहां गए वो राहुल गांधी जो केजरीवाल को चोर बताते थे? आज ये चोर सब मुसेरे भाई हो गए हैं। आज ये सब एक हो गए हैं सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ। आज ये भूल गए सबके सब अपनी नीतियों को, सब अपने आचरण को, सब अपने व्यवहार को, सब
अपनी कार्यशैली को, सब अपने ज्ञान, ध्यान, मन सबको भूल चुके हैं। कहाँ है? ठीक है वैशाली जी, आपकी बात को समझ पा रही हूँ। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आपका ये सवाल उठाना सही है, लेकिन हर बार जब भी चुनाव होते हैं ये तस्वीरें देखी जाती हैं कि पिछले चुनाव में वो किसी और के साथ था, आपके चुनाव में किसी और के साथ है। इस तरीके की तस्वीरें बहुत देखी जाती है, बहुत खबरें सामने आती है। इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं वत्स साहब, उसके बाद से रिंपल जी आपके पास आऊंगी। जी, उन्होंने जो बात करी है कि सारा विपक्ष एक साथ आ गया है मोदी जी को हराने के लिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं हम ये बात स्वीकार करते हैं कि सारा विपक्ष आज एक हो गया है, एक मंच पर आ गया है मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन उन मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई थी जो ये कहते हैं 400 पार, जो कि मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि 40 पार्टियों को अपने साथ अपने गठबंधन में जोड़े और ऐसी पार्टियों को जोड़े जिसमें से 20 ऐसी पार्टी जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा है, ऐसी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जो मोदी जी संसद भवन में कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की जिनका एक भी सांसद नहीं है? आज भाजपा की प्रवक्ता की जो बातों को मैंने सुना, भाजपा की प्रवक्ता कल को जैसे इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि भैया वो भगवान है, दैव शक्ति है। भाजपा की प्रवक्ता अगर 2-3 बार और बोलो तो ये भी कह देंगी भगवान मोदी जी ही संत आदमी है, वो सबसे वही भगवान नारायण जी के 10वें अवतार है, वो तो ये तक कह देंगी। तो उनकी बात को हम क्या सुने, उनकी बात को हम क्या जवाब दें? उन्होंने बात करी कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह जी जिन्होंने महिला पहलवानों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप है कि उनके यौन उत्पीड़न का, उनके बेटे को आपने टिकट दी है, इसका जवाब आप दे दीजिए, आपने क्यों उनके बेटे को टिकट दिया? जिस अजय मिश्रा टेनी ने, जो कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, उन जिन्होंने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चला दी थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, उनको आपने क्यों टिकट दी है? इसका आप जवाब दे दीजिए। और रही बात आप जो बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, कन्हैया कुमार जी का जो आप नाम ले रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही संसद में ये बयान दिया था कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। अगर कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है तो क्यों आप कह रही हैं, यहाँ पे झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने ऐसी बातें कही थी? और आपके ही एक सांसद की जो पत्नी है, उन्होंने कहा था कि जब ये बात चल रही थी उसी समय पे वो कन्हैया कुमार जी के साथ उसी कैंपस में थी और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसका खंडन आपके ही एक सांसद की पत्नी ने किया है, इसका आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने बात कही कि दूरदर्शिता की, दूरदर्शिता वो होती है जो राजीव गांधी जी ने की थी, IIT रेवोल्यूशन वो लेकर आए थे, जिसका भाजपा ने आज पुरजोर विरोध किया था। अगर वो आज IIT रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ पाते तो शायद आधुनिक इस तरीके से यहाँ पे बैठकर आज डिबेट भी नहीं कर पाते, अब अपनी बात भी नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी की जो आप बात कर रहे हो ना दूरदर्शिता की, मैं आपको बताता हूँ उनकी दूरदर्शिता क्या है। उन्होंने कोविड के समय पे कहा था कि जब पहला वेव आया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक मैसिव वेव आने वाला है, भाजपा इसको हल्के में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा ने उनका मजाक उड़ाया और हमने सेकेंड वेव के समय पे देखा इस देश की स्थिति क्या रही थी। उन्होंने इस देश को आगाह किया था नोटबंदी के समय पे कि नोटबंदी जो है इस देश के लिए घातक साबित होने वाली है और आज इस देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। भाजपा की ही जो एजेंसीज है, जो इनकी सरकारी आंकड़े ये बात कहते हैं कि नोटबंदी जो है उसकी वजह से आज जो इस देश की आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं पे कमजोर हुई है, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ी है, गरीबी के कारण लोगों की आत्महत्या की जो संख्या है वो भी बढ़ी है नोटबंदी की वजह से। तो इसको लेकर भी उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज को बताया था। उन्होंने बताया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि अडानी जी का एक बहुत बड़ा महाघोटाला होने वाला है और उसको लेकर भी उन्होंने मजाक उड़ाया और हम सब ने देखा किस प्रकार से अडानी महाघोटाला आया और जब उस चीज को लेकर राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई, उनको षड्यंत्र के तहत संसद से निकाल देने का काम अगर किसी ने किया था तो भाजपा की अहंकारी सरकार ने किया था। चलिए ठीक है, लौटूंगी यहाँ पर और वैशाली जी आपका रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन उससे पहले रिंपल जी माफ कीजिएगा, रिंपल जी के पास आना चाहूंगी। रिंपल जी, करनाल सीट की बात हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो काफी अहम है, चाहे उपचुनाव के लिहाज से कहें चाहे संसद की सीट के हिसाब से कहें, काफी अहम है और ऐसे में ये एक तरीके से हॉट सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहां से मैदान में है। तो ऐसे में आपने भरोसा जताया देवेंद्र कादियान पर, बीजेपी पूरे तरीके से आत्मविश्वास में है कि भाई हम दोबारा से कब्जा करने वाले हैं। दूसरी तरफ उधर विपक्षी गठबंधन अपने अलग अलग दावे करता है, तो देवेंद्र कादियान पर भरोसा जताना क्या लगता है पार्टी के लिए सही कदम होगा?
जी, मैं इस बात का जवाब दूंगी। उससे पहले कुछ एक जो बातें हैं बाकी प्रवक्ताओं ने कही हैं, पहले उसका जवाब दे दूं कि जहां तक विधानसभा में सवाल उठाने की बात है, हमारे खुद के पार्टी के लीडर्स भी जो चुने हुए विधायक थे, उन्होंने चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़कों की बात हो, चाहे प्राथमिक सुविधाओं की, पानी की, हेल्थ की बात हो, उनके सवाल उठाए हैं और उनको वहां पे जवाब भी दिया गया है। दूसरी बात, जो INLD के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभय सिंह जी ने रिजाइन कर दिया, मुझे एक बात बताइए कि आप और मैं क्या विधानसभा में जाके आवाज उठा सकते हैं? जिसको लोगों ने चुन के भेजा कि आप जाइए विधानसभा में हमारे हक की आवाज उठाइए, वो रिजाइन कर देते हैं। ये तरीका है विधानसभा में आवाज उठाने का, रिजाइन कर देते हैं और बड़ी कन्वीनियंटली ही जब दोबारा बाई इलेक्शन होता है उसमें फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है जनता की आवाज उठाने का। डेमोक्रेसी में जो हमारा हक है, बार बार ये हमें पढ़ाया जाता है, बार बार मैं भी ये बात कह रही हूँ कि जो हक है वो ये है कि वोट दें और वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हो, लेकिन करनाल सीट पर छोटा सा रिएक्शन, करनाल सीट पर पहले रिएक्शन दे दीजिए। जो फार्मर्स के हितों की बात, जो किसान हितैषी बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस को मैं ये याद दिला दूं कि 1-1 रुपए का भी चेक मिला है सरकार ने। तो अगर अपने सेंटर की नीतियों की बात करनी है, साथ ही में आप स्टेट की भी बात कर लें कि जो अपने स्टेट में जो आपकी सरकार रही है उसने किस तरह से काम किया है। 1-1 रुपए का चेक दिया है, बेइज्जती करी है किसानों की इन लोगों ने। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ इस बात को। बार बार बीजेपी भी उठाती हुई आई। रिम्पल जी, मैं करनाल सीट पर रिएक्शन आपका चाहूंगी क्योंकि समय की पाबंदी यहाँ पर है। देवेंद्र कादियान की बात की मैंने। पर अगेन देखिए, आप हमारा कोई भी कैंडिडेट उठाएंगे, आपको यही एक चीज नजर आएगी कि करनाल सीट पर फिर हमने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो खुद वहां का वोटर है, जो खुद जिसकी जो फैमिली है वो वहां पे रहती है। तो हम इसी तरह के वोटर, इसी तरह की कैंडिडेट जनता को देना चाहते थे जो वहां के कैंडिडेट हो, वहां की समस्याएं समझें, जो सिर्फ आज नहीं न जाने कितने सालों से वो जो परिवार है वो लोगों के बीच में रहा है और लोगों की समस्याओं को देखता रहा है और समस्याओं को हल करने की कोशिश करता रहा है। तो लोगों की आवाज देवेंद्र कादियान जी की फैमिली ने हमेशा से उठाई है और इसीलिए देवेंद्र कादियान जी को हमने ये कैंडिडेचर दिया है। पिछली बार भी जो देवेंद्र कादियान जी हैं वो विधानसभा के कैंडिडेट थे हमारे पानीपत रूरल से और काफी ज्यादा वोट लेके गए थे वो, इसीलिए हमने पार्टी में जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया है और मेरा ये मानना है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं, यंग प्रत्याशी हैं, अच्छी टक्कर देंगे। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मेरी वैशाली जी शायद कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद से कुटेल साहब आपके पास आऊंगे। जी, मैं वत्स जी जवाब देना चाहूंगी। ये बार बार सारा विपक्ष, हाँ छोटा ही देती हूँ, ये बार बार सारा विपक्ष किसानों की बात करता है। तो मुझे बता दीजिए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, इन्होंने किसानों को कितना प्रिविलेज दिया है, कितना बेनिफिट दिया है, कौन सी नीतियां इन्होंने लागू की है, कितनी इन्होंने MSP। एक बात तो यहाँ पर ध्यान में लाना चाहूंगी वैशाली जी, आपकी एक बात ध्यान में लाना चाहूंगी। बीते दिनों जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी जब चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी किसानों को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने आपको बॉर्डर पर रोका है, आप उन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंकिए। उनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को भी पता है कि जहां जहां इनकी सरकार है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं, मंदिरों को लूट रहे हैं, मंदिरों के पैसों को लूट रहे हैं, मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। जनता भी जान चुकी है कि ये सनातन विरोधी सरकार है और ये किसका भला करना चाहती है और किसको ये भला दे रही है। आप बताइए, एक भी किसान को इन्होंने टिकट दिया है? कोई से भी कैंडिडेट किसान को बता दीजिए इन्होंने कहीं भी उसको टिकट दिया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ये विधानसभा के टिकट में भी किसानों को किसी को भी नहीं देंगे। ना ही इन्होंने, जहां पर ये शासित प्रदेश में थे वहां पर इन्होंने किसानों के लिए कोई योजना चलाई। ये प्रदेश की बात करते हैं, इतने वर्षों से एक रायबरेली सीट जो थी वो, ये समझ लीजिए कि वो कांग्रेस की जड़ कही गई है, कि जहां वर्षों जहां आजादी के बाद से आप देखिए कि कांग्रेस ही रही है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक घर घर नल जैसी पानी की समस्या को भी मोदी जी ने पहुंचाया। अब तक सोनिया गांधी जी अपनी रायबरेली को नहीं कुछ लाभ पहुंचाई, तो प्रदेश की और देश की तो बात ही भूल जाइए आप। चलिए ठीक है, रोकूंगे यहाँ पर आपको। और कुटेल साहब, अगर मेरी आवाज आ पा रही हो तो एक बार आप हाँ बोलिए। जी कुटेल साहब, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी आवाज बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में, लेकिन
सिरसा सीट को लेकर के मेरा सवाल है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब एक तरीके से जहां कुरुक्षेत्र में बार बार विपक्ष नवीन जिंदल पर सवाल उठाता रहा, तो वहीं सिरसा में भी अशोक तंवर पर सवाल उठाता रहा। लेकिन दूसरी तरफ कुमारी सैलजा है, उनके प्रचार में प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो बार बार खबरें आ रही थी कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी को लेकर के, चाहे आप लोग कहें चाहे फिर बाहरी तरफ से खबरें आए कि भाई उधर हुड्डा की नाराजगी है, तमाम सारी चीजें जो भी है, उन सभी को दरकिनार करते हुए आप जब संदीप लोड पर भरोसा जताते हैं तो क्या सोचते हैं कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे वो अशोक तंवर जैसे प्रत्याशी को, कुमारी सैलजा जैसे प्रत्याशी को, या फिर जेजेपी के रमेश खट्टक जैसे प्रत्याशी को? देखिए, चौधरी देवीलाल जी की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, और यहाँ की जो जनता है वो दिलों से जो है कि चौधरी अवैध सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो परिवार के साथ जो है कि वो जुड़ी हुई है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरघात है, और भीतरघात बड़ा पैमाने पे है, और वहां पर जो है कि कुमारी सैलजा को जो है कि कांग्रेसी लोग हराने पर लगे हुए हैं, और जबकि वहां पर जो अशोक तंवर जी है, अशोक तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे ही गए हैं और हुड्डा के जो है कि वो गौर विरोधी रहे हैं, तो यहाँ पर जो कांग्रेस का जो विचलित वोट है वो निश्चित तौर पर जो है कि वो संदीप लोट के पक्ष में आकर के जो है वो सीट, सिरसा की सीट जो है कि वो इनेलो के खाते के अंदर जो है कि वो वैसे जाएगी। वहां पर जो जीत का प्रचन होगा वो संदीप लोट जी का होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, क्योंकि इंतजार तो आखिरकार 4 जून का ही करना होगा। तो सुबह से ही मतदान लगातार चल रहा है। 8 राज्यों की आपको बता दें 58 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश की सीट भी शामिल है। तो ऐसे में आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किन किन दिग्गजों ने मतदान किया है, क्या कुछ अपडेट है, वोटिंग परसेंटेज क्या है, दिन भर महा कवरेज जारी है। आप बने रहेगा, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।